जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 53 पेपर है यानी 53 जो पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 14 सितंबर 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसमें बोला गया है भी प्रत्येक 9 मीटर की भुजा वाले घन का आयतन आपको बताना है। तो यहाँ पे भुजा दे रखी है 9 मीटर है, आयतन आपको बताना है। तो आपको पता है भी घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है भी, भुजा की क्यूब होता है। अब यहाँ पे भुजा है कितनी 9, तो 9 का क्यूब कर दो। 9 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा आपका 729। कितना आ जाएगा भाई, 729 मीटर की क्यूब। तो यहाँ पे आपका एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 8 और उसके बाद में 32 लिखा है और उसके बाद में इसी प्रकार से 18 है, यानी 8 को ये लिख रहा है 32 और 18 को ये लिख रहा है 162 और उसी प्रकार से 16 को क्या लिखेगा ये आपको बताना है। तो इसमें देखो भी कौन सा नियम लग रहा है। 8 से 32 लिखा था यानी 4 से गुणा कर दिया तो 32 आ गया भी, लेकिन आगे अगर 18 चौके 72 होते हैं भी, यहाँ पे तो ये 162 लिख रहा है। अगर इसको मैं अब देखो इसमें 8 का आधा करो, 8 का आधा करोगे तो 4 आएगा और इस 4 से क्या करो, 8 से गुणा करवा दो, 32 आ रहा है। इसी प्रकार से इस 18 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 18 का आधा 9 होता है भी, इस 9 से इस 18 को गुणा करवाओगे तो 162 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस 16 का आधा करो, 16 का आधा करोगे तो 8 आएगा और 8 का फिर 16 के साथ में गुणा करवा दो तो 8 से 48, 4 8 एकम 8 और 4 12 यानी 128 आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी वित्त आयोग संविधान द्वारा अधिदेशित एक निकाय है। वित्त आयोग है वो संविधान द्वारा अधिदेशित एक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। तो वो अनुच्छेद 280 के तहत है वो स्थापित किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो प्रवर्तित करता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर है वो कन्वर्ट करता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 6 चचेरे भाई हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, उनमें से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। पी की आयु केवल एक चचेरे भाई से एक चचेरे भाई की आयु से अधिक है, तो यहाँ पे पी की आयु है वो 1 से अधिक है, तो ये लो 1 से अधिक बना दिया। क्यू की आयु है वो एस और पी की आयु से अधिक है, तो क्यू की आयु है वो एस और पी से अधिक है भी। देन उसके बाद में लेकिन आर से अधिक नहीं है, आर से अधिक नहीं है तो आर ऊपर आ जाएगा। एस की आयु केवल पी की आयु से अधिक है, एस की आयु है वो केवल पी की आयु से अधिक है, तो एस की आयु केवल पी से अधिक है। यहाँ पे इस प्रकार से क्यों बोला है इसने, एस की आयु केवल पी की आयु से अधिक है और यहाँ पे बोला इसने आर की आयु यानी पी की आयु केवल एक चचेरे भाई की आयु से अधिक है, एक चचेरे भाई की आयु से अधिक है। और यहाँ पे इसने कहा है यहाँ पे देखो भी आर है वो यू से छोटा है, आर है ना वो यू से छोटा है और टी सबसे छोटा है, टी है वो सबसे छोटा है, तो टी नीचे नीचे आ जाएगा भी। सभी चचेरे भाइयों में से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यू आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें यहाँ पे देखो भी एस की आयु केवल पी की आयु से अधिक है, केवल पी की आयु से अधिक है, तो टी तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, फिर टी है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, केवल पी की आयु से अधिक है बाकी सभी से छोटा है, तो यहाँ तो इस प्रकार से इसमें ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। बाकी यू है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक कौन है, यू हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी ए रेनबो इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट थ्रू रेन ड्रॉप दिस इम्प्ली दैट, यहां पे इसमें बोला गया भी वर्षा की बूंदे, वर्षा की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष देखा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये होता है भी सूर्य का प्रकाश है वो बहुवर्णीय है, सूर्य का प्रकाश है वो बहुवर्णीय है, यानी सूर्य के प्रकाश के अंदर है वो आपको दिखाई देता है, सूर्य का प्रकाश वो सफेद यानी सफेद दिखाई देता है। लेकिन इसके अंदर जब ये क्या है प्रिज्म के अंदर से या फिर जब ये वर्षा की बूंद से गुजरता है तो वह क्या है अनेक रंगों में यानी 7 रंगों में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो अब हम बोल सकते हैं भी जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या है बहुवर्णीय है, यानी बहुत सारे वर्ण है सूर्य के प्रकाश में, बहुत सारे रंग है, ये बोल सकते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें देखिएगा कौन सी यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, 3 से 4 और 4 से 12 और इस प्रकार से सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 4 और 2 6 और 6 और 2 इस प्रकार से तो नहीं। देखो अभी दोबारा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 या फिर यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा 3 और 1 4, ठीक है, एक जोड़ दिया और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक जोड़ दिया फिर 1 से गुणा करवा दिया, फिर 2 जोड़ दिया और फिर क्या है 2 से गुणा करवा रहा है 6 2 12, फिर 3 जोड़ रहा है और 15 को 3 से गुणा करवाएगा 15 3 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 को पहले 1 जोड़ दिया तो 3 और 1 4, 4 के अंदर 1 से गुणा करवा दिया तो 4 आ गया, और फिर 4 में 2 जोड़ दिया तो 6 आ गया, फिर 6 को 2 से गुणा करवा दिया तो 12 आ गया, फिर 12 में 3 जोड़ दिया तो 15 आ गया, फिर 15 को 3 से गुणा करवा दिया तो 45 आ गया। आगे देखो भी नेक्स्ट एक बार जोड़ रहा है और एक बार घटा रहा है अभी पीछे वाले क्वेश्चन में। अब इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है, संख्या 2 अंकीय संख्याएं हैं, उपरोक्त श्रेणी में बाएं सिरे से तीसरे, अब बाएं सिरे से तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई, बायां ये और तीसरा 76, बाएं सिरे से तीसरे और दाएं सिरे से 5वें स्थान पर, दाएं सिरे से 5वां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये आने वाली संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो ये 78 और 76 का गुणनफल कर दो भाई, 78 और 76 का 8 6 48 4 और 42 और 4 46 और 56 5 49 और 5 हो जाएंगे 54, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 6 6 12 4 4 8 और 1 9, यानी 5928 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई, 5928। आगे देखो भी नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है वो आपकी गोदावरी हो जाएगी भी, कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी गोदावरी। आगे देखो भी 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 10 नंबर क्वेश्चन में 36 48 120 और 300 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है, एलसीएम क्या होगा, तो 36 के टुकड़े करो भी आप, 36 के टुकड़े करोगे तो कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 3 2 3 6 और 6 3 18 और 18 2 36 ये हो जाएंगे। 48 के टुकड़े करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 3 6 और 6 2 12 12 2 24 और 24 2 48। उसके बाद में 120 का अगर आप टुकड़े करोगे तो ये कितना हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा 2 3 6 6 2 12 और 5 2 10, ठीक है अभी। उसके बाद में 300 का करोगे तो ये कितना चला जाएगा भाई, 300 का करोगे तो ये हो जाएगा 3 × ये चला जाएगा 3 × अब 3 × इसको 100 लिख सकता हूं मैं, 3 × 100, तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा 2 5 10 और 2 5 10 और 10 5 50 और 50 2 100, तो ये हो जाएगा अभी, यानी इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे 2 × 5 × 5 × 2, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखो भाई तीनों के अंदर चारों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, जो यानी यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 3 3 2 बार आया है और जो ज्यादा संख्या आई है ना वही लेना है आपको, तो इसके अंदर 3 है वो 2 बार आ रहा है तो 3 × 3 ले लेंगे। उसके बाद में 2 देखो भी कितनी बार आ रहा है, ज्यादा बार आ रहा है वो लेना है, 1 2 3 और 4 बार आ रहा है, तो और किसी में 4 बार आ नहीं रहा, तो यहाँ पे 1 1 2 3 और 4
उसके बाद में 5 आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है अभी, तो 2 बार लेना है आपको, 5 × 5। अब देखो 5 5 25, 25 2 50, 50 2 100, 100 2 200 और 200 2 400 और 400 को 9 से गुणा कर दो तो 3600 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ गया, 3600 आ गया। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो भी, आधुनिक आवर्त सारणी में हेलोजन और कार्बन परिवार के समूह क्रमांक क्रमशः कौन कौन से हैं। यानी हेलोजन वर्ग किसको बोला जाता है, तो 17 नंबर वर्ग को हेलोजन वर्ग बोला जाता है। और कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, तो कार्बन है वो 14 नंबर ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे 17 नंबर ग्रुप में कौन कौन आता है, फिर कल 12 आईएनटी, ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फिर कल 12 आईएनटी, तो ब्रोमीन है, ये किस में आ जाते हैं, ये आपके 17 नंबर ग्रुप में आ जाते हैं। और 14 नंबर ग्रुप में है कहे शिवजी सुने पार्वती, तो ये 14 नंबर ग्रुप में आ जाते हैं। कार्बन है, सिलिकॉन है, कहे शिवजी सुने पार्वती, जो सुने यानी SN जो टिन है वो किस में, एस्टेटिन है, ये आपका 14 नंबर में ही आ जाता है। तो यहाँ पे 17 नंबर में तो हेलोजन, 17 नंबर ग्रुप को हेलोजन वर्ग बोलते हैं और यहाँ पे 14 नंबर ग्रुप को कार्बन परिवार बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, इसमें बेलन, एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, 2πr/h होता है। इसका मान कितना दे रखा है, 2800 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको r ज्ञात करना है, r ज्ञात कर लो आप। छड़ की लंबाई आपको 100 दे रखी है, r ज्ञात करोगे तो यहाँ पे 22 और इंटू 7 ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। और आपका हाइट कितनी है, 100 है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, अब 2 बार कट दो, 2 ये 14 बार कट गया और ये 11 बार कट गया और ये 7 बार कट गया। तो यहाँ पे आपके पास में r बराबर कितना आ गया, 49/11 आ गया, 49/11 आ गया। अब देखो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा था, अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो छड़ की बाह्य त्रिज्या 2 दशमलव के स्थान पर पूर्णांकित। अब 2.49 के अंदर 4 का भाग दे दो, सॉरी 49 के अंदर 11 का भाग दो, 11 चौके 44 बच गया, 4 लगा दिया पॉइंट, 40 11 40 हो गया, और नहीं 11 चौके 44 बच गया 9 भाई, सॉरी 50 बच गया भाई, 11 चौके 44 बच गया 5 50, 11 चौके 44 बच गया 6 60, 11 5 55। तो यहाँ पे 4.45 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, त्रिज्या 4.45 आ जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शायद दोस्त M N O P Q और R एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये लो भी केंद्र की ओर मुख है, और कितने हैं, 6 दोस्त है। तो ये लो 6 दोस्त आगे भी, ये लो 6 दोस्त हो गए। अब P है वो N और R के ठीक बगल में है, P है वो N और R के ठीक बगल में है। Q है वो M और O के, Q है वो M और O दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एक बार इसको होल्ड पे रखो। N है वो O के किसी भी और ठीक बगल में नहीं बैठा, यानी N है वो O के किसी भी ठीक बगल में नहीं बैठा। तो इसका मतलब क्या है, और इसने बोला है Q M और O के ठीक बगल में बैठा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा O और यहाँ पे आएगा M और यहाँ पे आ जाएगा Q। अब इसने बोला भी M कहाँ पे बैठा है, तो M है वो N के बगल में बैठा है भी, M है वो N के बगल में बैठा है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी वस्तु के उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, अभी उत्तल लेंस है, इसके मुख्य एक्स पर 2f से मुख्य एक्स पर एक बिंदु है 2f1 से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य एक्स पर 2f1 से परे किसी बिंदु पर रखा गया है, तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। तो एक उत्तल लेंस है, ये लो उत्तल लेंस बना लिया मैंने, ये लो उत्तल लेंस है भी, ठीक है, और ये इसका मुख्य एक्स है, ये यहाँ पे क्या है f1 है, और ये कौन सा है 2f1 है। यानी दर्पण में ये वक्रता केंद्र होता है और ये दर्पण में f होता है। अब इससे परे 2f1 से परे रखा गया, तो यहाँ पे रखा गया वस्तु को, ठीक है, अनंत और 2f1 यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ भी, लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, उत्तल लेंस की 6 कंडीशन होती है। अब जब वस्तु को अनंत और 2f1 से परे रखा गया है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो f1 और f2 और 2f2। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा भाई इसका, जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच में रखा गया है, तो प्रतिबिंब है वो आपका कहाँ पे बनेगा,
प्रतिबिंब आपका बनेगा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत के ऊपर होती है तो आपका प्रतिबिंब कहां पे बनता है? F2 के ऊपर बनता है। जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखा जाता है तो आपका प्रतिबिंब है वो F2 और 2F2 के बीच में बनता है। जब वस्तु को 2F1 के ऊपर रखा जाता है तो प्रतिबिंब है वो 2F2 के ऊपर बनता है और वस्तु के समान बनता है, समान साइज का बनता है भी, ठीक है। और वास्तविक और आपका आभासी वास्तविक और उल्टा बनता है। अब आभासी कब बनेगा? जब वस्तु को F1 और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, यानी यहां पे रखा जाएगा, तब क्या बनेगा? आभासी बनेगा। तो वास्तविक और छोटा यानी आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें है किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। नेहा दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है और अभिषेक बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। तो नेहा और अभिषेक के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो दोनों को जोड़ो, 28 हो गए। दोनों को जोड़ोगे तो 28 हो गए, जो कि टोटल व्यक्ति से ज्यादा है। तो टोटल व्यक्ति से ज्यादा कितने हैं भी? 4 ज्यादा है, तो इसमें से 2 और माइनस कर दो। अब 2 माइनस क्यों किया है? क्योंकि इसमें इस कंडीशन में जब टोटल व्यक्ति हम दोनों का स्थान जोड़ेंगे और टोटल व्यक्ति से ज्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हमारे पास में नेहा का स्थान 2 बार काउंट हो जाता है और अभिषेक का स्थान भी 2 बार काउंट हो जाता है। तो उसको सिंगल बार काउंट करने के लिए हम क्या है? 2 माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे बी 2 पे आता है, 2 में 5 जोड़ा 7 हो गया और 7 में 5 जोड़ा 12 हो गया। 12 में 5 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा और 17 में 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 22, यानी वी आ जाएगा। उसके बाद में 11 पे आता है के, और के में 5 जोड़ा यानी 11 और 5 16 और 16 और 5 21 और 21 और 5 26 और 26 और 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई। उसके बाद में एस आता है 19 पे। 19 में 5 जोड़ा 24 और 24 में 5 जोड़ा तो 3 आ जाएगा और 3 में 5 जोड़ेगा तो 8 आ जाएगा और 8 में 5 जोड़ोगे तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा एम। अब देखो भी 36 है, 36 से 48 हो रहा है। 36 से कितना हो रहा है अभी? 48 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना ऐड कर रहा है? ये ऐड कर रहा है, यानी इसमें 2 जोड़ दिया और 1 जोड़ दिया। कहने का मतलब क्या? 12 जोड़ रहा है अभी। अब इसमें 48 में 12 जोड़ा 60 हो गया और 60 में 12 जोड़ोगे तो 72 हो गया और 72 में 12 जोड़ दो तो 4 और 84। तो यहाँ पे आ जाएगा VEM 84, VEM 84, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है पालीताना मंदिर, निम्न में से किस राज्य में है? तो ये गुजरात में अभी जैन धर्म का तीर्थ स्थल है पालीताना मंदिर, ये गुजरात राज्य में है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है? संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है अभी? तो संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो कौन सी होती है? वो संयोजन अभिक्रिया होती है। लेकिन जब एकल अभिकर्मक टूट करके, एकल अभिकर्मक है वो उष्मा पाकर या फिर विद्युत पाकर, जो भी है एक प्रकार से ऊर्जा पाकर के, और जो 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक में टूटता है तो वो आपका वियोजन अभिक्रिया होती है। वो कौन सी होती है? वियोजन होती है। तो यहाँ पे क्या है? 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक होंगे, जैसे A प्लस में B है, ये 2 अभिकर्मक है और ये मिलकर के AB यानी एकल प्रोडक्ट बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे। वहां पे कौन सी होगी? आपकी संयोजन अभिक्रिया होगी। वियोजन अभिक्रिया जस्ट इसकी उल्टी होती है। AB कोई प्रोडक्ट है, वो उष्मा पाकर के, ठीक है, प्रकाश पाकर या फिर उष्मा पाकर के, ये क्या है? A प्लस B में अलग अलग डिवाइड हो जाता है, वो क्या कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे देखो भी ये वियोजन अभिक्रिया है, ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया नहीं है। बाकी 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक है, देख लो इसमें भी अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। किसी वस्तु को दर्पण में रखने पर वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब आपको पता है भी समान आकार का प्रतिबिंब कौन से दर्पण में प्राप्त होता है और कहां पे रखने पे प्राप्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है भी, अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण में एक कंडीशन आती है वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रखा जाता है, सी के ऊपर रखा जाता है, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो सी के ऊपर ही बनेगा। वस्तु अगर वक्रता केंद्र के ऊपर है तो प्रतिबिंब भी आपका वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा और समान आकार का बनेगा। तो यहाँ पे अवतल दर्पण और सी के ऊपर, सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
20 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, नीरज और उसकी बहन की आयु क्रमशः 12 वर्ष और 3 वर्ष है। कितने वर्ष बाद नीरज की बहन नीरज की आयु की आधी हो जाएगी? तो ये नीरज है, एन से नीरज आ गया, और ये उसकी बहन है, ठीक है, और ये एस से सिस्टर आ गया भी, ठीक है। अब ये 12 वर्ष का है और ये क्या है, 3 वर्ष की है। अब इसमें x जोड़ोगे तो इसमें भी क्या होगा, अभी x होगा ये। अब ये बोला भी कितने वर्ष बाद नीरज की बहन उसकी आयु की आधी रह जाती है, यानी आधी का मतलब क्या हो गया, 1/2 होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। तो इसको क्या कर दो आप, तिरछा गुना कर दो। तिरछा गुना करोगे तो ये तो आपके पास में हो जाएगा 3 प्लस में x, और ये आ जाएगा 12 दूनी 24 प्लस में 2x। अब देखो भी ये x है, इधर आएगा तो ये x 1 बचेगा, और उसके बाद में अगर इसको आधी रह जाती है, आधी रह जाती है तो आधी रहेगी, तो ये आधी इस प्रकार से थोड़ी ना रहेगी भाई, ये तो दुगनी हो गई। आधी रहेगी तो ये, अगर आधी रहेगी तो ये 2 है तो ये 1 हो जाएगी भी, ठीक है, ये 2 है तो ये 1 हो जाएगी, इस प्रकार से होगी भी ये। अभी इसने बोला भी उसकी बहन की आयु है नीरज की आयु से आधी रह जाती है, तो नीरज की आयु से आधी, नीरज की आयु अगर 2 है तो उसकी बहन की आयु है वो आधी हो जाएगी, आधी 1 हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से ये होगा भी। अब इसका वज्र गुणा करवाओ, वज्र गुणा करवाओगे तो ये 12 प्लस में x बराबर में 6 प्लस में 2x। अब इसको तो इधर लेके आ जाओ तो x बचेगा, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। तो 6 वर्ष बाद में, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 12 में 6 जोड़ दो भाई, 12 में 6 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 3 में 6 जोड़ोगे तो ये 9 आ जाएगा। देख लो भी आधी है कि नहीं, नीरज की आयु है तो 18 है, और उसकी बहन की आयु है वो क्या है, 6 वर्ष बाद में 9 वर्ष हो गई, यानी आधी आ गई ना। तो आगे देखो भी नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला भी भारत के इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है? लोसर कहां पे मनाया जाता है भी? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सांस्कृतिक उत्सव है लोसर, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे देखो भी 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला भी हरियाणा और राजस्थान से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अंतर आपको बताना है। टोटल कुल संख्या कितनी है पर्यटकों की? 20 लाख है, कुल संख्या है वो 20 लाख है। तो 100 बराबर कितना हो जाएंगे, 20 लाख। तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, तो यहाँ पे 20 लाख हो गए। अब 2 से 2 काट दो भी, तो ये कितने बच गए भी, 20,000 बच गए। अब हरियाणा और राजस्थान तो ये रहा, और हरियाणा ये रहा, दोनों का अंतर कितना है? एक का मान आपके पास में 20,000 है, तो 10 का कितना हो जाएगा भी, 2 लाख हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा भी, 2 लाख हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भी। यानी एक का मान 20,000 आया है, तो 10 का मान कितना है, तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको निकटतम मान दर्शाना है भी, समीकरण में निकटतम मान आपको लेके आना है। तो यहाँ पे ये भाग है, पहले भाग वाला सॉल्यूशन करना है आपको, ठीक है। गुणा भाग वाला ये आप आसानी से कर सकते हैं। ये गुणा यहाँ पे गुणा करवाना है, ये गुणा है, इसको गुणा करवाना है, ठीक है। जैसे कि 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और उसके बाद में इसको 5 से इसको गुणा करोगे, 5 के 30, 3 और 3 पॉइंट, और ये 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको गुणा करोगे तो उसके बाद में फिर जोड़ देना इन दोनों को, और ये 5 है, ये इसको घटा देना भी, और प्लस 1 है, ये जोड़ देना, ठीक है। तो आपका लगभग में मान 26 के निकट आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है। भारत ने निम्न में से किस देश से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है? तो वो रूस से खरीदा है। S-400 मिसाइल सिस्टम है वो कहां से खरीदा है? रूस से खरीदा है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है, इसका लघुत्तम समावर्त है वो 1200 है, तो इसका संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो मैं वो संख्याएं मान लेता हूँ, 5 है, 6 है और ये 8 है। तो हमारे अनुसार इसका एलसीएम कितना आ रहा है? हमारे अनुसार इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ रहा है? तो ये हमारे अनुसार इसका संख्याओं का एलसीएम है वो 8 ये 24, और 24 पांजे कितने होते हैं भाई? 24 पांजे कितने होते हैं? तो ये हो जाएगा 0 और ये 10 और 2 12, यानी 120। हमारे अनुसार है वो इसका एलसीएम 120 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है एलसीएम 1200 है। तो 120 बराबर कितना कर दो? 12 से कर दो, तो 1 से 1 कैंसिल कर दो और 12 से 12 कैंसिल कर दो, यानी 1 का मान 10 आ गया। अब वो संख्या क्या आ जाएगी? संख्याओं का अनुपात क्या है? 5 है तो 50 होगी, 1 60 हो जाएगी और 1 80 हो जाएगी भी। तो इनका योग पूछा है, तो 8 और 6 14, 14 और 5 19, यानी 190। तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला भी किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी उनकी
लंबाई के अवरोही क्रम में एक व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। सुहानी आगे से 8वें स्थान पर है जबकि श्याम पीछे से 8वें स्थान पर है। सुहानी तो आगे से 8वां है, लेकिन श्याम है वो पीछे से 8वां है। तो 8 और 8 16 हो गए भी, ठीक है। अब सुहानी और श्याम के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो 40 में से 16 घटाओ। 40 में से 16 घटाओगे यानी हमने दोनों का स्थान जोड़ा तो ये टोटल व्यक्ति से कम रह गया, तो डायरेक्ट घटा दो, वही आपका आंसर होगा। 10 में से 4 जाएगा, 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 24 व्यक्ति है वो इनके बीच में खड़े हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है अभी 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें भी, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी, उनको भी पता लगे रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इट्स ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी, ये आपके लिए मेहनत हो रही है तो थोड़ा बहुत तो आप भी मेहनत कीजिएगा। देखो भी 2 रेलगाड़ियाँ, 28 नंबर क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ 80 किलोमीटर और 120 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो उसकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, उसकी सापेक्ष चाल है वो 200 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी, ठीक है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, उनको एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। अब इसको किलोमीटर पर घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो ये क्या करोगे आप 5/18 से आप क्या करोगे, गुणा करोगे। 5/18 से गुणा करोगे तो ये 9 बार और ये 100 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 500/9 आ जाएगा। 500/9 मीटर प्रति सेकंड इसकी सापेक्ष चाल आ गई। अब आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय होता है। तो दूरी हमारे पास में एक की तो है 300, दूसरे की मैं मान लेता हूँ x, और बराबर में चाल कितनी है 500 अपॉन में 9 इंटू क्या कर दूंगा मैं 12 सेकंड से गुणा कर दूंगा। अब देखो भी यहाँ से 3 3 9 और 3 चौके 12, 4 5 20, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2000 में आपको क्या करना है 3 का भाग देना है। 2000 में 3 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 3 6 18, बच गया कितना भी 3 6 18 20, 3 6 18, 3 6 18.66 यानी 666.66 आएगा। अब ये x है, ये 300 इससे क्या कर दो माइनस कर दो 300, यानी इसका मान जो आया है आपके पास में, ये आपका जो मान आएगा वो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। देखो 300 प्लस में x बराबर में कितना आ जाएगा, ये 2000 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा 666.66 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 300 प्लस में x आ जाएगा। अब ये 300 है वो बराबर से दूसरी साइड में चला जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा भाई, इसमें से माइनस करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 66.66 और 3 यानी 366.66 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है, हो तो औसत ज्ञात कीजिए। औसत आपको ज्ञात करना है, औसत आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो भी कैसे सोल्व करेंगे इसको। 3 की पावर 2 है 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा भी, और ये आपका 36 हो जाएगा, और ये आपका 49 हो जाएगा। अब सभी को ऐड कर दो और टोटल संख्या है उसका भाग लगा दो, तो 9 और 6 15, और 15 और 5 20, 6 26, और 26 और 10 36, और 35 हो जाएंगे भी। 3 1 3 6 10 और 13, तो ये 135। 135 में 1 2 3 4 5 का भाग लगाना है। 5 2 10 बच गया 3 35, और 5 7 35 होते हैं, तो यहाँ पे इसका जो औसत आएगा वो 27 आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 999 यानी 999 का क्यूब आपको ज्ञात करना है। तो इसको 3 बार गुणा कर दो भी, इसको 3 बार गुणा कर दो तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है भी P Q R S T और U विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित करता है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2400 है। तो यहाँ पे आपको आपके पास में 100% का वैल्यू कितना आ गया 2400 आ गया, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा भाई। 1% का वैल्यू 24 आ गया। अब इसने पूछा भी हाउस एस के विद्यार्थियों की संख्या और हाउस टी के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो एस का प्रतिशत कितना है 12 है, तो 12% से गुणा करोगे तो ये 12 चौके 48, 4 और 12 2 24 और 4 28 आ जाएगा। और टी का प्रतिशत कितना है, तो टी का प्रतिशत है वो 18 है, 18 चौके 72,
7 और 18 2 36, और 36 और 7 कितने होते हैं अभी, 36 और 7 43 होते हैं, तो 432 आ गया। अब इसको सोल्व करोगे, काटोगे तो कट रहा है क्या ये, इसको 4 से काट दो, और ये 4 से कट जाएगा क्या, 4 से कट जाएगा। 4 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 4 7 28, और 4 2 8, और इसको 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 0, 4 8 32। आप देखो भी ये कट रहा है क्या। अब इसको काट दो आप, 36 से काट दो, 36 2 72, और 36 3, हाँ 36 2 72 और 36 3 108 होते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 2:3, 2:3, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हुए नेक्स्ट देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, तो वो कृषि विज्ञान में, एग्रीकल्चर साइंस के अंदर है वो आपको नॉर्मन बोरलॉग है वो पुरस्कार दिया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है। तो जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन कौन करता है, तो यह वह प्रक्रिया जिनमें रंध्रों द्वारा जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी इन जल रंध्रों के द्वारा जल की जो हानि होना ही क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो आपका यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। स्टेटमेंट दे रखा है एक कुछ खुबानी है, KH खुबानी है, वो क्या है, आडू है, तो AA से आडू। और कुछ कीवी है वो खुबानी है, कुछ कीवी KIV कीवी है वो क्या है, खुबानी है। और सभी खुबानी, सारी की सारी जो खुबानी है वो मौसमी है। तो सारी की सारी जो खुबानी है वो किस में आ जाएगी, आपकी M से मौसमी में आ जाएगी भी। अब देखो भी कुछ खुबानी कीवी है क्या, कुछ जो खुबानी है वो कीवी है क्या, बिल्कुल सही बात अभी है। और कोई भी मौसमी आडू नहीं है, तो ये नेगेटिव आ गया भी। यहाँ पे स्टेटमेंट है वो सारे के सारे पॉजिटिव है, तो इसमें देखो भी आपका निष्कर्ष है वो एक क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल निष्कर्ष फर्स्ट यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला भी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण का माप है वो 80 है। इस प्रकार से एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें शीर्ष कोण ये होगा भी, ये कोण 80 है। समद्विबाहु त्रिभुज की समद्विबाहु यानी 2 भुजाएं समान है, ये भुजा और ये भुजा समान मान लो आप, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो एक कोण 80 है, तो टोटल 2 कोण बच गए 100 डिग्री, तो ये 50 का आ जाएगा और ये भी 50 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु है वो 23 वर्ष है। तो विवाह के समय 23 वर्ष है, तो 23 से 2 गुना करोगे तो 46 हो गया अभी, ठीक है। और कुल टोटल आयु 46 आ गई। विवाह के 5 वर्ष बाद उसका 1 वर्ष का बेटा है, उसका विवाह के 5 वर्ष बाद उसका एक क्या है, बच्चा भी है भी। और बच्चे के जन्म के समय तीनों सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु क्या है। अब बच्चे के जन्म के समय पूछिए आपको, जब 5 साल हो जाते हैं विवाह को, तब उसका बच्चा हो जाता है और वो 1 साल का हो जाता है। अब अपन वापस 4 करेंगे यानी -4 करेंगे इसमें से, तो आपका यहाँ पे चला क्या जाएगा, -4 करेंगे तो यहाँ पे अब इसमें देखो भी अपन इसमें कितना, यानी ये टोटल है भी इसकी विवाह के समय पति और पत्नी की। अब इसमें मैं कितना ऐड करूंगा, तो इसमें मेरे को यानी 5 वर्ष बाद तो उसका बेटा 1 वर्ष का हो जाता है। लेकिन बच्चे के जन्म के समय कैंडिडेट कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। लेकिन बच्चे के जन्म के समय बच्चे की आयु तो 0 वर्ष होगी, 0 वर्ष होगी। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद के अंदर उसका बेटा है वो 1 साल का हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, 4 साल इसमें ऐड करूंगा। अब 4 साल ऐड न करके मैं 4 + 4 ऐड करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि 4 तो उसके पति की और 4 ही उसकी पत्नी की, टोटल 8 होगी, तो 8 इसमें ऐड कर दूं। 8 और 4, 8 और 6 14, 1 और 54, यानी टोटल कितनी आ गई, 54 आ गई। अब 54 आ गई, तो अब ये जो 54 आई है टोटल, ये किसकी आई है, तो ये उन 3 कैंडिडेट की आ गई। इन 3 कैंडिडेट कौन कौन से की, तो उस पति की आ गई, उस पत्नी की आ गई और उस बच्चे की आ गई, जो कि जन्म के समय है।
अब टोटल औसत आयु बतानी है आपको, तीनों की औसत आयु बतानी है जन्म के समय बच्चे की, तो यहाँ पे 3 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा आपका 18। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे आपको कितना ऐड करना पड़ेगा अभी ये बताओ पहले तो मेरे को। ये तो है टोटल, ये क्या है टोटल है, ये विवाह के समय की है। अब औसत कितना है, औसत है 23, औसत कितना है 23 है। अब आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, अब अगर 5 ऐड करोगे, 5 वर्ष अगर आप ऐड करते हो औसत के अंदर, औसत के अंदर है वो, अगर 5 वर्ष ऐड करते हो तो उसमें आपका जो बच्चा दे रखा है ना वो बच्चा 1 साल का हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा क्या है, बच्चे के जन्म के समय पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा इसमें। 4 ऐड करोगे तो औसत कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब ये 27 औसत है, ये तीनों का औसत है। अब तीनों का औसत किस किस का, पत्नी का, पति का और बच्चे का, क्योंकि बच्चे का जन्म हो चुका है। अब यहाँ पे देखो भी, इसको 3 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा भी, 3 से गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 54, 27 ये 54 होते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा क्या है, आपको पूछा क्या है, तो 3, तो यहाँ पे पूछा क्या है भी, तो बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय 3, बच्चे के जन्म के समय तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आयु बतानी है अभी, तीनों सदस्यों। अब इसको 3 से गुणा कैसे करेंगे भाई, 2 से गुणा करेंगे इसको। 27 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें काउंट यानी उसमें जो उम्र है वो किस किस की आई है, उम्र आपको पति की और पत्नी की दोनों की आई है, ठीक है। तो 27 2 54 हो गया। लेकिन अब क्या है, उसमें तीनों की पूछी है, अब क्या है तीनों की औसत आयु पूछी है, तो यहाँ पे कैंडिडेट कितने हैं, क्योंकि बच्चे का भी जन्म हो चुका है। अब तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा, 3 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा 18, 18 3 54। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 37 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें पूछा भी, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, यानी इस प्रकार से होता है भी A+B, ये होता है आपका अभिकारक और ये होता है आपका तीर, और यहाँ पे आता है प्रोडक्ट, जैसे A+B या फिर A और B, इस प्रकार से प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्या है, तीर के बाईं ओर तो क्या होता है आपका अभिकर्मक होता है, और तीर के दाईं ओर आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला भी, कठोर शारीरिक श्रम के बाद हुई पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या है, तो वो है गर्म पेड से हल्की मालिश करना। गर्म पेड से हल्की मालिश करोगे तो आपको क्या है, राहत महसूस होगी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला है भी, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे देखो भी, ये दे रखा है C6H11 और बाकी C4H10 C4H8 है, C5H10 है और C3H6 है। ये किसका है भी, ये किसके हैं, कौन से है, C4H10 है, ये इसे बोलते हैं ब्यूटिन बोलते हैं, और C5H10 है इसे पेंटिन बोलते हैं, और C3H6 है इसे अपन प्रोपिन बोलते हैं। तो ये एल्किन श्रेणी के हैं, ये क्या है, एल्किन श्रेणी में आते हैं भी। तो इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा, आपका जो 1 नंबर है वो क्या है, अलग हो जाएगा, ठीक है। आपको एल्केन, एल्किन और एल्काइन का फॉर्मूला पता होगा भी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एल्किन, और एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है भी, ठीक है। तो ये न तो एल्किन है, न एल्काइन है और न ही एल्केन है, कोई भी नहीं है भी ये। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो क्या है, समजातीय श्रेणी से अलग है। बाकी क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, एल्किन श्रेणी के हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है भी, राघव की मासिक आय है वो 18,000 रुपये है। राघव ने 5 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 30,000 रुपये का ऋण लिया। उसके बाद 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज की रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के लगभग कितने के बराबर होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी, 30,000 रुपये उधार लिए उसने, 30,000 रुपये है वो उधार लिए, और के कौन सी दर से, 5% की दर से 3 साल के लिए उधार लिए। तो इसका ब्याज देखो भी कितना हो जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल करो, 5 से 15, 15 से 45, यहाँ पे आपका
₹4500 है वो क्या आ जाएगा, आपका ब्याज आ जाएगा। ₹4500 है वो आपका ब्याज आ जाएगा। अब इसने बोला भी साधारण ब्याज के रूप में चुकाए जाने वाली राशि, साधारण ब्याज के रूप में चुकाए जाने वाली राशि है वो उसके मासिक वेतन से, उसके महीने के वेतन का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये है 45, ये कितना है, ₹4500 है। अब वापस राशि चुकाएगा 3 वर्ष में, साधारण ब्याज के रूप में राशि आपको चुकानी है। अब आपको साधारण ब्याज पूछा है भी इसमें, साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि, तो साधारण ब्याज के रूप में 4500 रुपये चुकाएगा। अब 4500 रुपये है वो उसका मासिक आय कितनी है, 18,000 रुपये है। तो 4500 रुपये है वो 18,000 के कितने प्रतिशत है ये देख लो इस प्रकार से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये 9 बार कट जाएगा। 9 दुए 18 और 9 पाँचे 45, 50, 2 एकम 2 और 25, तो यहाँ पे क्या है 25% हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है भी निम्नलिखित में से वी, आई और आर के बीच गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको पता है वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है ओम का नियम बोलता है वी बराबर आई आर होता है, ठीक है। दूसरा इसमें फॉर्मूला बन के आएगा वो ये बन के आ जाएगा भी आई बराबर क्या हो जाएगा, फिर आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन में आर। और उसके बाद में अगर आप आर का फॉर्मूला बनाना चाहो तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आई यहाँ पे भाग में चला जाएगा तो वी अपॉन में आई हो जाएगा। अब देखो भी इन तीनों से अलग कौन सा है, इन तीनों से अलग है वो ये हो जाएगा वी बराबर आर आई, ये गलत है, ये सही नहीं है। बाकी वी बराबर आई आर ओम का नियम होता है, आर बराबर वी अपॉन में आई जो कि अपन ने निकाला है, और आई बराबर क्या होता है वी अपॉन में आर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा है और स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना क्या है, निम्न तार्किक रूप से कथनों का पालन कौन सा कर रहा है, यानी सही कौन सा ये आपको बताना है। तो देखो भी मेरे को ये बताओ डी से सी बड़ा है क्या, डी से वाई बड़ा है क्या, डी से वाई बड़ा है क्या, डी ये रहा और डी ये रहा और डी ये भी रहा, डी से एक्स बड़ा है और एक्स से डब्लू बड़ा है और डब्लू है वो वाई से बड़ा है, डब्लू है वो वाई से बड़ा है। तो यहाँ पे डब्लू वाई से बड़ा है, तो ये तो अपन नहीं बोल सकते भी डी से वाई बड़ा है क्या, डी से वाई बड़ा है ये तो अपन नहीं बता सकते, तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा भी। दूसरा देखो भी डी और ई दोनों बराबर है क्या, डी और ई दोनों बराबर है क्या, भी डी से एक्स बड़ा है और डी से एक्स बड़ा है और एक्स से डब्लू बड़ा है। देन उसके बाद में यहाँ पे देखो भी डी से एस से डी बड़ा है, एस से डी बड़ा या फिर बराबर है, और एस और जे दोनों बराबर हैं, और जी से ई से जे बड़ा है। तो हम ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते भी ई से डी बड़ा है, ये भी अपन नहीं कह सकते। सॉरी ई और डी है वो बराबर है, ये भी नहीं कह सकते। अब देखो भी मेरे को ये बताओ एस है वो ई से बराबर है क्या, एस है वो ई के बराबर है क्या। तो यहाँ पे देखो भी ई से जे बड़ा या फिर बराबर और जे है वो एस से बराबर है, तो हम ये भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा भी तो हो सकता है, ई जे है वो ये बड़ा भी तो हो सकता है ई से। अब यहाँ पे देखो भी जे से डब्लू बड़ा है क्या, जे से डब्लू बड़ा है क्या, तो यहाँ पे जे ये रहा और जे से एस बड़ा है, सॉरी जे से एस बराबर है, अभी जे और एस बराबर है, और यहाँ पे एस से डी बड़ा है, एस से डी बड़ा है, तो डी से एक्स बड़ा है और एक्स से डब्लू बड़ा है। तो ये अपन बोल सकते हैं भी जे से डब्लू बड़ा है, जे से डब्लू बड़ा है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा भी, 4 नंबर ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष 4th है वो पालन कर रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है, द बैंकिंग रेगुलेशन। इसमें हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछ रहा है ये। अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है भी बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 एक कानून है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 एक कानून है जो भारत में बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। इस अधिनियम को किस वर्ष के बैंकिंग विनिमय संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, तो इसे 2020 में इसका संशोधन किया गया था। भी जो बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट 1949 है इसको 2020 के द्वारा है वो क्या किया गया था, इसको एक प्रकार से संशोधित किया गया था। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा भी इसमें।
आगे चलते हुए नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने। 45 नंबर क्वेश्चन में आपको y का मान ज्ञात करना है। ये समानुपात में है, 2:3 समानुपात 8:y होता है। तो 20 का गुणा और बार बार वालों का गुणा करवा दो। तो 3 × 8 बराबर में 2y। तो ये आ जाएगा y बराबर कितना, क्या आ जाएगा 2, इसमें यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 × 2 और 2 × 8 3 × 12। तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा 12। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि यहाँ पे समीकरण का यानी एक दे रखा है 2-2/3 समीकरण ये है तो का मूल का एक मूल है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये जो एक मूल आपको दे रखा है ये मूल है, वो आप क्या करोगे x की जगह इसका मान रख दो। x की जगह इसका मान रखोगे तो यहाँ पे इसका x की जगह मान रखोगे तो ये हो जाएगा k, और स्क्वायर में है तो ये आ जाएगा 4/9, और माइनस में ये आ जाएगा 13 × माइनस के 2/3 और माइनस का 10 और बराबर में 0। अब देखो भी, अब देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे भी, 13 2 26 हो जाएंगे, 13 2 26। तो ये आपके पास में आ जाएगा 4k अपॉन में 9 माइनस में माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास में 26 और बटा 3, 26/3 माइनस में 10 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ रहा है 9। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 4k और प्लस में ये आ जाएगा 26, और 26 तिया कितना होता है अभी 26 तिये 3 से गुणा करो 6 तिये 18, 1 और 3 2 6 और 1 7 78। तो यहाँ पे आ जाएगा 78 और माइनस का 90 और बराबर क्या कर दो 0 कर दो। अब यहाँ पे ये 0 है, ये 9 है, ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा भी, ठीक है, ये सिस्टम 0 हो जाएगा। अब देखो भी 4k और ये माइनस का है, सॉरी 78 प्लस का है और 90 माइनस का है। तो इसमें से 78 निकालोगे आप तो ये 2 और 1 12 बचेगा। अब 12 है, ये माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस का 90 है। अब माइनस के 12 बच गए। अब 4k बराबर में क्या आ जाएगा 12, और k बराबर क्या आ जाएगा 4 4 एकम 4 4 3 12। तो यहाँ पे k का मान कितना आ जाएगा अभी 3 आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब यदि प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के बाएं से दूसरा अंक और दाएं से दूसरा अंक, बाएं से दूसरा अंक कौन सा है 3 है, और दाएं से दूसरा अंक कौन सा है तो 1 है। अब इसमें क्या करोगे, विषम के अंदर 2 जोड़ोगे तो ये 5 हो जाएगा, और इसके अंदर है प्रत्येक सम के अंदर विषम के अंदर इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो इसमें 2 जोड़ोगे तो ये 3 हो जाएगा। आपस में गुणा करवा दो, तो आपस में गुणा करवाओगे 3 5 15, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से किस उद्योग में धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता। धावन सोडा का यूज है वो सौंदर्य प्रसाधन के अंदर नहीं किया जाता। बाकी धावन सोडा क्या होता है अभी, धावन सोडा होता है Na2CO3 होता है अभी, Na2CO3 साबुन बनाने में, कागज बनाने में, कांच बनाने में धावन सोडे का यूज किया जाता है, लेकिन सौंदर्य प्रसाधन में धावन सोडे का यूज नहीं किया जाता। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अमित बिंदु Y से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ये लो 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिया, और फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। ये लो दाएं मोड़ दिया और 12 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। तो ये लोग 11 किलोमीटर चला दिया, और फिर दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ेगा और 15 किलोमीटर चलेगा, तो ये लोग 15 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो ये लोग 3 किलोमीटर चल गया और एकदम इसके सीध में आ जाएगा अभी, और बिंदु जड के ऊपर आ गया। अब बिंदु जड से वाई तक पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा अभी, ये यहाँ पे है, और वाई ये है बिंदु, ये जड बिंदु है। जड से वाई तक जाने के लिए पूर्व में जाना पड़ेगा आपको। टोटल ये लेंथ 15 है, ये लेंथ 12 है, तो ये कितने बच गए अभी 3 बच गए। तो 3 किलोमीटर और आपको पूर्व में जाना पड़ेगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो 6 9 6 कितने के ऊपर बार है, तो तीनों के ऊपर बार है, तो 3 9 लगा दो नीचे, और इंटू 27 दोनों के ऊपर बार है तो नीचे 2 लगा दो। अब ऊपर वाले का गुणा कर दो और नीचे वाले का गुणा कर दो भाई। ऊपर वाले का गुणा करवा दो और नीचे वाले का गुणा करवा दो। जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट रहा है 3 से काट दो, 3 27, या फिर 9 से काट दो। इसको 9 से काटोगे तो ये 3 बार और ये 11 बार कट गया। अब ये देखो भी ये भी 3 बार कट रहा है, अभी 3 से कट रहा है, और ये आपका हाँ 3 से कट रहा है।
3 से कट जाएगा तो ये 3 2 6, 3 3 9 और 3 2 6, और ये कटेगा तो 3 3 और 3 आ जाएगा। उसके बाद में आप 232 को 3 से गुणा करवाओ, 232 को 3 से गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, 232 को 3 से गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9 और 3 2 6, और उसके बाद में 11 3 33, 11 3 33, 11 3 33 और 3, 33 और 3 36, 3 11 3 33 और 3 36, तो ये आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर है वो, इसको और काटो भी आप, इसको और काटोगे तो ये आपके पास में 696 बटा ये आ जाएगा 36 63। या फिर आप ये करोगे, काटो मत तो आप इसको क्या करोगे, डायरेक्ट गुणा कर दो, डायरेक्ट है वो गुणा करवा दो, इसका डायरेक्ट गुणा करवाओगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, यानी 696 को आप गुणा करवाओगे किससे, 27 से, 27 से गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में आ जाएगा। इसको मत काटो, एक बार इसको आप मत काटिएगा, तो इसको ये 3 बार कट जाएगा और ये 11 बार कट जाएगा। अब आप है वो 696 को, यानी इधर वाली एक वाली संख्या काट दो, अब इसको क्या करवाओ, 696 को 3 से गुणा करवा दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 2088 आ जाएगा, और 11 को 999 के साथ में गुणा करवा दो, 999 के साथ में गुणा करवा दो तो ये आ जाएगा 10,989, 10,989 आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, अब 3 को इससे गुणा करवा दो और 11 को इससे गुणा करवा दो तो ये आपके पास 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो, 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत है वो गढ़वाल में हुई थी। तो ये चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, गढ़वाल से हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 53 नंबर क्वेश्चन। अब 53 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताना है भी मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने हैं तो गुणा करने पर, यानी आपस में गुणा करवाओगे तो ये गुणा करने पे तो 15 आना चाहिए, 15x² आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर आपके पास में 8 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है भी जिसको गुणा करेंगे तो ये 5 3 15 हो गया ना, यानी √3x² माइनस के 5x और माइनस के 8x और प्लस का आपके पास में बचेगा 5√3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो। इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पास में x, ठीक है, और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे आएगा 3 आएगा भी, यहाँ पे 3x, 3 5 15 होते हैं ना, 3 5 15 और 5 और 3 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास में x कॉमन आ गया, और यहाँ पे बच गया आपके पास में √3x और √3x और माइनस में 5, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, यहाँ पे इस 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो √3 इंटू √3 इसको लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे एक √3 है वो आपका यहाँ पे कॉमन आ गया। अभी एक √3 है वो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और एक √3 आपका कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का ये आ जाएगा एक √3, x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, अभी यहाँ पे आपके पास में बच जाएगा एक √3 बार कॉमन आ गया, तो इसमें तो यहाँ पे आपका बचेगा √3 x, यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, ओनली फॉर √3 कॉमन आएगा, √3x, और यहाँ पे माइनस बार है और प्लस अंदर है तो माइनस होगा भी, और ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5। अब देखो भी इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x बराबर आ जाएगा आपका √3, और उसके बाद में एक आपके पास में आ जाएगा ये एक, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3x बराबर में 5, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 5√3। तो ये आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपके पास में हो जाएगा √3 और एक आपके पास में आ जाएगा 5√3, 5/√3। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसमें किसी A, B और C किसी व्यवसाय को 10,000, 12,000 और 15,000 की राशियां क्रम से 5, 6 और 9 महीने के लिए लगाते हैं। तो जो कॉमन है वो काट दो, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है। तो ये A है, ये B है और ये C है। इसने 10, इसने 12 और इसने 15। ये 5 महीने के लिए और ये 6 महीने के लिए और ये 9 महीने के लिए। यदि A का लाभ का हिस्सा है वो 2500 रुपये है, तो यहाँ पे देखो भी कितना रुपये आना चाहिए, 50, और ये 12 × 72 और ये 135। अब यहाँ पे A का लाभ का हिस्सा कितना है, हमारे अनुसार तो 50 रुपये होना चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है क्या
2500, तो 50 की वैल्यू है 2500, तो 1 से 1 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 5 25 यानी 50, तो 1 की वैल्यू कितने आ गई 50 आ गई। अब पूछा क्या है, तो कुल लाभ पूछा है, कुल लाभ पूछा तो इसका कुल जो आपका ये रेशियो निकल के आया है 50 रेशियो 72 रेशियो 135, इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास है 5 और 2 7, और उसके बाद में 5 7 12, और 12 और आपके पास में 12 और 3 15, और ये आ जाएगा 257, 257 को 50 से गुणा कर दो, तो ये 0 5 7 35 को 5 ऐसे लागे 3 25, और 25 और 3 28, 2 और 5 एकम 5 2 10, 10 और 2 12, तो 12,850, 12,850 आपका एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक लड़का 450 मीटर की दूरी पर 450 मीटर की दूरी 2 मिनट और 30 सेकंड में तय करता है। यदि वह उसी चाल से चले जिस चाल से उसने उपरोक्त दूरी तय की है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये आपको बताना है। देखो भी 2 घंटा और 30 सेकंड 2 मिनट और 30 सेकंड में इतनी दूरी तय की है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 मिनट के अंदर है वो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट के अंदर कितने हो जाएंगे 120 सेकंड, और 30 और जोड़ दो तो 150 सेकंड, 150 सेकंडों के अंदर 450 मीटर दौड़ा है, तो 1 सेकंड के अंदर कितना दौड़ेगा, 1 सेकंड के अंदर है वो 0 से 0 15 से 45 यानी 3 मीटर दौड़ेगा। अब आपको बताना क्या है, किलोमीटर में बताना है। 1 मिनट के लिए 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 1 सेकंड के अंदर है वो दौड़ रहा है 3 मीटर, 1 सेकंड के अंदर है वो 3 मीटर दौड़ रहा है। तो मेरे को ये बता दो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर है वो 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से गुणा कर दो, कहने का मतलब 1 घंटे के अंदर है वो 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड के अंदर कितना दौड़ेगा, तो यहाँ पे इससे गुणा करवा दो, तो 0 0 6 3 18 1 और 3 3 9 और 1 10, तो 10,800 ये आपका क्या आया है, ये आया है मीटर। अब इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 के बाद में पॉइंट, तो यहाँ पे 10.8 किलोमीटर, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखो भी, हुगली नदी के तट पर सर्वाधिक विकसित उद्योग का नाम क्या है, तो वो आपका हो जाएगा जूट उद्योग। सबसे ज्यादा विकसित उद्योग कौन सा है, जूट उद्योग है, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको प्रश्नवाचक नेक्स्ट स्थान पे बताना है क्या आएगा यहाँ पे। तो देखो भी इसमें क्या माइनस कर रहा है, 11 माइनस कर रहा है, और यहाँ पे भी 11 माइनस, यहाँ पे भी कितना माइनस कर रहा है, अभी यहाँ पे 11 माइनस थोड़ी ना कर रहा है। अब इसमें देखो भी इसमें 1 माइनस किया और 1 माइनस किया, 11 माइनस कर दिया अभी इसमें, ठीक है। अब इसमें कितना माइनस कर रहा है अभी, अब इसके अंदर से कितना माइनस कर रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 76 से आपको 67 निकालना है बाहर, तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 माइनस कर रहा है अभी, ठीक है। और इसमें से कितना माइनस कर रहा है, 7 माइनस कर रहा है, अब इसमें 5 माइनस करेगा, और अब इसमें 3 माइनस करेगा, तो 55 में से 3 माइनस करेगा तो 52 बचेगा। तो यहाँ पे एक विषम संख्या वो माइनस कर रहा है अभी, 11 उसके बाद में 9 उसके बाद में 7 उसके बाद में 5 उसके बाद में 3 माइनस करेगा, तो यहाँ पे 52 आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके निर्माण के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो लवण जल का यूज किया जाता है, लवण जल का यूज किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी विद्युत अपघटन विधि के द्वारा जब अपन क्या करते हैं NaOH का के निर्माण में किस विलयन का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं विद्युत अपघटन विधि के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा, तब हम क्या है लवण जल का यूज करते हैं, लवणीय जल का अपन क्या करते हैं यूज करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाई है, उनका अनुपात 3:1 दे रखा है, तो उनके संगत कोणों का अनुपात क्या होगा। तो संगत कोण तो बराबर होते हैं, भी संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण क्या हो जाएंगे, भी संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, फिर संगत कोण है वो बराबर होते हैं, एकांतर कोण जो कि Z की आकृति में बनते हैं वो भी बराबर होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। संगत कोण है वो भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो यहाँ पे 1:1 आ जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 की ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। और पोटेशियम आयोडाइड Ki में जब मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप बनता है? तो ये बनता है PbNO3, नहीं ये बनेगा, क्योंकि पोटेशियम है वो यहाँ पे क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये बन जाएगा KNO3 बन जाएगा। और प्लस में आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये बन जाएगा PbI2 यानी लेड आयोडाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे पीले रंग का अवक्षेप बनेगा भी। कौन से रंग का? पीले रंग का अवक्षेप बनता है, ये अभिक्रिया होती है इसमें। इसको संतुलित करोगे तो यहाँ पे क्या है? आयोडीन 2 है, आयोडीन 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गया, तो इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो अब क्या है? सारा का सारा समीकरण आपका संतुलित हो गया। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट को यानी PbNO3 की ट्वाइस को जब क्या करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई है ये भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हुई है भी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हुई है। तो किस रंग का अवक्षेप बनेगा? तो वो आपका हो जाएगा पीले रंग का अवक्षेप बनेगा। और अवक्षेप कौन सा हो जाएगा? लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड है, ये पीले रंग का अवक्षेप हो गया भी। ठीक है, आगे देखो भी, और अवक्षेप है वो हमेशा और हमेशा ठोस होता है भी, याद रखना। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने ये 61 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे लेके चलता हूँ, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको भी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। चलिएगा 62 नंबर क्वेश्चन देखो भी, जैविक कचरे के निपटान के लिए, जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? कंपोस्टिंग का। कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है? खाद बनाने का। जो कि रसोई घर के अंदर जो भी कचरा होता है वो कौन सा कचरा होता है? वो जैविक कचरा होता है भी। ठीक है, और इस जैविक कचरे का यूज से अपन क्या बना सकते हैं? कंपोस्टिंग यानी खाद बना करके पर्यावरण के अनुकूल है वो अपन इस तरीके को अपना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? खाद बनाएंगे तो इसमें पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर वह उस पर 5% की 2 क्रमागत छूटें देता है, तो हानि या फिर लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखो भी, मैंने मान लिया भी 100 रुपये उसका क्या है? क्रय मूल्य है। 10% अधिक अंकित करेगा तो 110 रुपये उसका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य आ जाएगा। अब 110 रुपये के ऊपर है वो 5% की छूट दे रहा है, 5% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पे 5% निकाल लो भी 110 का, 110 का 5% निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भी, और 11 5 55, तो यहाँ पे 5.5 आ जाएगा। अब 110 में से 5.5 निकालोगे तो ये कितना बचेगा भी? 110 के अंदर से 5.5 निकालोगे तो यहाँ पे 0, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 5 गया 4, और ये आ जाएगा 104.5। अब 104.5 में फिर क्या है? दोबारा यानी 2 क्रमागत छूट दे रहा है, तो फिर 104.5 के अंदर से आपको क्या है? 5% की छूट देगा। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दो पहले 104 को, 104 को आप क्या करवा दो? मल्टीप्लाई करवाओगे 104.5 को आप गुणा करवा दो 5 से, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 522.5 आ जाएगा। अब क्या करो? 100 से डिवाइड करोगे तो ये 2 के बाद में पॉइंट यानी आ जाएगा आपके पास में 5.22। अब 5.22 की छूट और दे दी, 5.22 रुपए की छूट और दे दी, तो ये क्या करो? 104.5 में से 104.5 में से आपको क्या करना है अभी? माइनस करना है 5.22 को, 5.22 को आपको क्या करना है? माइनस करना है। 5.22 को माइनस करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 99.28 आ गया। अब देखो भी 99.28 यानी 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था और बेच किसने में रहा है? 99.28 में बेच रहा है भी। 100 रुपये हमने क्रय मूल्य माना था, 10% अधिक अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य उसका कितना हो गया? एमआरपी उसकी कितनी होगी? एमआरपी 110 रुपये होगी। अब 5% की दो छूट देगा, 5% की। पहले 5% की छूट दी तो यानी 5.5 रुपये की छूट दे दी, तो 110 में से 5.5 घटाया तो 104.5 रुपये आ गया। अब फिर 105% की छूट देगा
तो 5% की छूट देगा, तो 104.5 का 5% निकाला तो 5.22 रुपए की छूट देगा। 5.22 रुपए की छूट दे दी, इसका मतलब क्या होगा, 99.28 रुपए में बेचती। 100 में खरीदी थी और 99.28 रुपए में बेचती। तो कहने का मतलब क्या है भी, 100 में से आप माइनस करो कितने के, यानी हानि हुई है। अब 100 में से 99.28, 100 में से माइनस करोगे 99.28, तो यार आपके पास में आ जाएगा जीरो। कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0.72, 0.72% की क्या आ जाएगी भी, हानि हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा तो हानि होगी, यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट करंट अफेयर का है 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोला गया है भी शर्त है पहला, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक प्रतीक नहीं है। दूसरा देखो भी दूसरी शर्त है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है। बिल्कुल सही है, तो पहले और अंतिम घटक को इस कॉपीराइट के रूप में कूटबंध किया जाएगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगा दो। दूसरी कंडीशन लगाओगे तो यहाँ पे ये कॉपीराइट आ जाएगा, यानी पहले और अंतिम को कॉपीराइट के रूप में डिनोट करेगा। तो @ को टी लिखेगा और डॉलर को यहाँ पे एम लिखेगा और कैरेट को एल लिखेगा और यहाँ पे ये कॉपीराइट लिखेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, कॉपीराइट TML कॉपीराइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे देखो भी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 7 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मैं 5 लिख सकता हूँ। आप देखो भी ये आपका फॉर्मूला बनेगा a+b² का फॉर्मूला बनेगा, a+b² का फॉर्मूला बन रहा है। देखो अब यहाँ पे a+b² ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस में b² प्लस में 2ab होता है भी, ठीक है। a अपने पास में 7 है, b अपने पास में 5 है, तो ये 7 × 5, ठीक है, 7 × 5 = 35, और 35 ये 2 गुणा में है, तो 35 × 2 = 70, तो ये देखो भी 70 बन रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो इसको मैं 7, यानी इसको मैं लिख दूं 7a², 7a², और प्लस में इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैं लिख दूं 5b² 5b² लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2 × 5a सॉरी 7a × 5b ये लिखूंगा। अब देखो भी ये फॉर्मूला इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ भी a+b² के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे a क्या है, 7a है, और प्लस में b क्या है, 5b है। तो यहाँ पे इसकी स्क्वायर कर दो भी, इसकी स्क्वायर करोगे तो ये इस रूप में ओपन हो जाएगा वापस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, करंट अफेयर का है। आगे चलता हूँ 68 नंबर क्वेश्चन। देखो भी ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर है वो आपका ओजोन छिद्र है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, संख्या दे रखी है, इसमें से 6 और 5 को क्रमशः 3 और 9 में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले और पांचवें अंक बाएं से गिनने पर उसका योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो भी अब 6 और 5 को यानी 6 को कन्वर्ट करना है, 6 को तो 3 लिखना है और 5 को 9 लिखना है। अब यहाँ पे 2 और 3, 9, 3 और 3, 7, 8 और 9 और 3। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, तो इस प्रकार बनी संख्या में पहला कौन सा है, ये 2 है, और पांचवा 1 2 3 4 और 5, पांचवा कौन सा आ रहा है, बाएं से गिनना है, पांचवा बाएं से गिनना है तो 3 आ रहा है। तो इन तीन दोनों का योग कितना है, 3 और 2 5। यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर, नियत ताप है, नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर, ताप है वो नियत है। अब विभवांतर में अपन वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, अभी धारा के अंदर भी वृद्धि होगी। विभवांतर में वृद्धि कब होती है, जब अपन क्या है, धारा के अंदर वृद्धि करते हैं। धारा के अंदर यानी ओम का नियम क्या बोलता है, V = IR बोलता है, V = IR होता है। कहने का मतलब है R को एक बार कांस्टेंट मान लें, क्योंकि ताप है वो क्या है, नियत है, ठीक है, ताप नियत है। तो यहाँ पे R को एक बार मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो V = R। जितना आप I को बढ़ाओगे उतना ही आपका V बढ़ेगा, और जितना आप V को बढ़ाओगे उतना ही आपका I बढ़ेगा।
तो धारा का मान भी बढ़ता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर धारा का मान भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है भी इनमें से कौन सा आंत में पचे हुए और अवशोषित वसा का पाचन कर कौन सा आंत में पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है, वो लसिका लेके जाती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भी। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 72 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? वेरी 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 इजी क्वेश्चन। तो पितृ गुणसूत्र यानी पिता के गुणसूत्र से होता है भी। पिता के पास में एक्स और वाई होता है भी, ठीक है, और मेल के पास में, माता के पास में एक्स एक्स होता है। तो ये तो बेचारी क्या करे, क्योंकि इसके पास तो दोनों ही एक्स है। अब पिता डिसाइड करेगा भी पिता का एक्स आया है या फिर वाई आया है। वाई आएगा तो एक्स वाई बन जाएगा, यानी लड़का हो जाएगा, और पिता है वो एक्स गुणसूत्र छोड़ेगा तो यहाँ पे एक्स एक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, यानी लड़की का जन्म होगा। तो ये पिता के क्रोमोसोम पे यानी डिपेंड करता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 73 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला भी यहाँ पे रुकिएगा 1 मिनट। ये देखो अब ये महाशय जी ने 72 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, 72 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। और 72 नंबर क्वेश्चन में महाशय जी करके आए हैं 1 नंबर ऑप्शन। 1 नंबर ऑप्शन में क्या है? 1 नंबर ऑप्शन में है मातर और पितर दोनों, यानी माता और पिता के दोनों के गुणसूत्रों पे क्या है, लिंग का निर्धारण होता है। देखो भी ऐसे भी महाशय जी बैठे हैं, इट्स ओके। तो यहाँ पे ऐसी गलती नहीं करनी है भी, आपको पूरे ऑप्शन पूरे पढ़ने हैं आपको, उसके बाद में आपको आंसर देना है। अब देखो भी मर्दूतक पौधों में सामान्यतः पाए जाने वाले एक सरल स्थायी उत्तक होते हैं, जैसे कि पेरेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं, मर्दूतक है जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं पेरेनकाइमा टिश्यू। पौधों में सामान्यतः पाए जाने वाले सरल स्थायी उत्तक होते हैं। कुछ पौधों में इसे हरित उत्तक और वायु उत्तक क्यों कहा जाता है? यानी जो मर्दूतक होते हैं उसे कुछ पौधों में हरित उत्तक बोलते हैं और कुछ पौधों में वायु उत्तक बोलते हैं। अब वायु उत्तक किस में बोला जाता है? जो जल के अंदर रहने वाले उत्तक होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसको वायु उत्तक बोला जाता है। और जो बाहर प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें मर्दूतक को हरित उत्तक बोला जाता है। अब देखो भी हरित उत्तक क्यों बोला जाता है? इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से मर्दूतक को हम क्या बोलते हैं? हरित उत्तक बोलते हैं। और वायु उत्तक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वायु अवकाश पाया जाता है, यानी जलीय पौधों में होता है, और ये तैरने में इसकी सहायता करते हैं क्योंकि इसमें अवकाश पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है? वायु भरी होती है, और वायु भरी होने के कारण पौधा है वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो यहाँ पे वायु उत्तक है वो आपका किस में होता है? जलीय पौधों में होता है। और हरित उत्तक होता है वो आपके जो बाहर प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो पौधे होते हैं उसमें होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 74 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है भी उस आर्थिक संकुचन या फिर मंदी को क्या कहा जाता है जिसके बाद विस्तार होता है? तो उसे व्यवसाय चक्र बोलते हैं, इसे बिजनेस साइकिल बोलते हैं, व्यवसाय चक्र बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। JLNPRTV और W एक वर्गाकार मेज के ऊपर बैठे हैं भी। इस प्रकार से एक वर्गाकार मेज बना लो आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप देखो भी 8 व्यक्ति हैं भी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब यहाँ से शुरू किया इसने। W है वो J के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो J को मैं यहाँ पे बिठा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और W J के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो W यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला लेकिन P या R के ठीक बगल में नहीं बैठा। अब P है वो यहाँ पे नहीं आएगा, P और R है वो आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। L T के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एक बार इसको होल्ड पे रखो। R है वो T और N के ठीक बगल में बैठा है, इसको भी एक बार होल्ड पे रखो। और यहाँ पे V और R के ठीक बगल में, V है वो R के ठीक बगल में बैठा है, तो उसमें एक बार यहाँ पे चलो भी, वापस चलो, वापस इसमें चलोगे तो लेकिन P या R के ठीक बगल में नहीं बैठा, यानी W है वो J के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, लेकिन किसके लिए आया? पहले वाले के लिए आया, W के लिए। तो यहाँ पे P और R यहाँ पे नहीं आएगा अभी। अब इसने क्या बोला है? T है वो L के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो L के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो दायां कौन सा होगा? ये होगा। तो मैं एक बार L को यहाँ पे बिठा देता हूँ भी, L को यहाँ पे बिठा देता हूँ। तो L T है वो L के
टी एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा अभी। अब इसने क्या बोला है, ठीक बगल में बैठा है आर, टी और एन के ठीक बगल में बैठा है, तो आर है वो टी और एन के, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने क्या बोला है, वी, वी है वो आर के ठीक बगल में बैठा है, तो वी है वो आर के ठीक बगल में, तो कहाँ पे बैठेगा अभी, तो ये तो सेट नहीं हुआ, ये सेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसको चेंज करो, फिर आप इसको चेंज करो तो इधर से बैठा के लेके आओ। V है वो R के ठीक बगल में बैठा है, अगर R को मैं यहाँ पे बिठा दूं, R को यहाँ पे बिठा दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका V, यहाँ पे V आ जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला है, पहले क्या बोला है, R T और N के ठीक बगल में बैठा है, T और N के, T और N के ठीक बगल में बैठा है, R T और N के ठीक बगल में बैठा है, और V R के ठीक बगल में बैठा है। तो ये तो कैसे संभव हो सकता है भी, इसको यहाँ पे सेट कर दें फिर। अब इसमें देखो भी ये बोल रहा है भी R और T, R और T है वो N के बगल में बैठे हैं, N के ठीक बगल में बैठे हैं R और T, तो यहाँ पे T लिख दूं एक बार में, इसको T लिख दूं, और T है वो L के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, T है वो L के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे T तो यहाँ पे नहीं आएगा अभी। एक बार इसको यहाँ पे रख दें, एक बार है वो इसको यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें N, और यहाँ पे रख दें R, और R और T N के बगल में बैठा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R, यहाँ पे आ जाए भी, R यहाँ पे आ जाए, और T है वो आपका N है वो यहाँ पे आ जाए, और T है वो आपका यहाँ पे आ जाए भी, ठीक है। तो R और T है वो N के बगल में बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाए V, V R के ठीक बगल में बैठा है, V R के ठीक बगल में बैठा है। अब देखो भी इसमें T है वो L के दाईं ओर, T है ना वो L के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो L यहाँ पे आ जाए, और P बच गया वो P यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो भी P के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो P ये रहा, और बाईं बगल में यहाँ पे J बैठा है, तो एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें से इसको काट दो, 11 बार कट जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब 34 में से 11 जाएगा, तो ये आपके पास में बचेगा 23, 23 प्लस में 18 को 8 से गुणा करो, 8 8 64, 6 और 8 एकम 8 और 6 14, 144, और 144 में 23 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6 7 6 और 1 167, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ज्योति मॉल से निकलती है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो ये लो 4 किलोमीटर चली गई। उसके बाद में बोला है फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है, बाएं मुड़ेगी और 8 किलोमीटर ड्राइव करेगी, तो ये लो 8 किलोमीटर चला दी। फिर वह बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर की ड्राइव करेगी, तो ये लो 24 किलोमीटर चला दी। और फिर वह बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करेगी, तो ये लो 6 किलोमीटर चला दी। और फिर वह बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलेगी, 6 किलोमीटर चलेगी, तो ये लो 6 किलोमीटर चला दी, और अपने घर पर पहुंच जाती है, और अपने घर पर पहुंच जाती है भी। अब उसके बाद में इसने क्या बोला है, तो अपने घर के सापेक्ष मॉल किस दिशा में है, तो घर के सापेक्ष पूछा है, तो घर की ओर यहाँ पे, और इस प्रकार से घर के सापेक्ष है, तो ये आपका उत्तर है और ये आपका पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम, यानी आपका एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वो नई दिल्ली में स्थित है, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखो भी 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 10 विद्यार्थियों की प्राप्तांक आपको दे रखे हैं, इसमें बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो बहुलक है वो क्या होता है, जिसकी ज्यादा बारता होती है वो बहुलक है। कहने का मतलब जो ज्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। देखो भी 13 कितनी बार आया है, 1 और 2 और 3, 13 3 बार आया है। 19 देखो भी कितनी बार आया है, तो 19 1 बार आया है। 17 देखो कितनी बार आया है, 1 और 2, 17 2 बार आया है। 11 देखो भी कितनी बार आया है, तो 11 है वो 1 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 13 की, क्योंकि 13 3 बार आया है, तो आपका एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम संख्याएं हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले विषम, विषम और फिर सम और फिर विषम, यानी विषम सम विषम, विषम सम विषम, और उसके बाद में विषम सम विषम, और उसके बाद में विषम सम विषम, ये रहा एक विषम सम विषम। और उसके बाद में देखो भी आगे विषम आना चाहिए, फिर सम आना चाहिए, विषम और सम और विषम, ये रहा। और उसके बाद में विषम विषम
सम और विषम एक ये रहा, तो 4 ही है ऐसे ग्रुप जिसके पहले विषम है, फिर सम है और फिर विषम है। आगे देखो भी नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 केजी के लिए 940 ग्राम के बाट का यूज करता है। तो 1 केजी यानी 1000 ग्राम तोलना था, अभी उसको 940 का यूज किया, तो यहाँ पे कितने का कम किया, 60 का, और कितने पे 940 पे इंटू कर दो आप 100, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल कर दो, 700 के अंदर 94 का भाग दे दो भी आप, 700 के अंदर है वो भाग दे दो 94 का, तो ये आपके पास में 6.38 आ जाएगा, 6.38%, यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 1992 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 में पंचायत को जोड़ा गया, तो वो 73वां संविधान संशोधन था भी, 73वां संविधान संशोधन के अंदर है वो भाग 9 के अंदर है वो पंचायत को जोड़ा गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक। और ये अनुच्छेद कौन सा था, 243 था भी, अनुच्छेद कौन सा था, 243 था, ए से ओ तक, ए से ओ तक, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या बोला गया, प्रत्येक अक्षर, यानी ये शब्द दे रखा है, इसमें शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के उसके ठीक बाद वाले में और स्वर में प्लस करना है 1, और व्यंजन में वर्ण वाला में ठीक पहले वाले आने में, तो व्यंजन में आपको क्या करना है, -1 करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में मध्य में आएगा, ये आपको बताना है। तो टी एक व्यंजन है तो एस, और एच जी में आ जाएगा, और यू है वो वी में चला जाएगा, एन है वो एम में आ जाएगा, डी है वो सी में आ जाएगा, और ई है वो एफ में चला जाएगा, आर है वो आपका क्यू में चला जाएगा। तो बीच में कौन सा आया, 3 ये रहे और 3 इधर आ गया, बीच में आ गया आपका एम, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट दे रखा है भी, सभी चित्र, सारे के सारे जो चित्र है वो क्या है, सारे के सारे चित्र किस में आ जाएंगे, आरेख के अंदर आ जाएंगे। तो ये लो आरेख आ गया, आरेख, और कोई भी आरेख व्यंग्य चित्र नहीं है, तो व्यंग्य चित्र है वो आपका क्या आ जाएगा, अलग हो जाएगा। व्यंग्य चित्र है वो किस में नहीं जाएगा, आरेख के अंदर नहीं जाएगा, तो व्यंग्य चित्र है वो चित्र के अंदर भी नहीं जा सकता। सभी आकृतियां, सारी की सारी जो आकृतियां हैं वो व्यंग्य चित्र है, तो सारी की सारी जो आकृतियां हैं ए से आकृतियां, ये किस में आ जाएगी, आपकी व्यंग्य चित्र के अंदर आ जाएगी। अब देखो भी कुछ आकृतियां चित्र है क्या, तो कुछ आकृतियां चित्र नहीं हो सकती, क्योंकि व्यंग्य चित्र है ये चित्र आपके जो व्यंग्य चित्र है वो आरेख के अंदर नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब है वो ये सारा का सारा डायग्राम ही क्या है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। कोई भी व्यंग्य चित्र नहीं है, कोई भी व्यंग्य चित्र है वो चित्र नहीं है, बिल्कुल सही बात बोली है इसने, ठीक है। अब आगे देखो भी, कोई भी चित्र आकृति नहीं है, कोई भी चित्र है वो आकृति भी नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। और कुछ व्यंग्य चित्र है वो चित्र है, कुछ व्यंग्य चित्र हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा है वो पालन कर रहा है, पहला और चौथा गलत है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 85 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला भी, प्रावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पे रखा जाएगा, समान आकार का प्राप्त करना है आपको, तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के ऊपर आपको रखना पड़ेगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर आपको है वो आपका जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है वो आपका रखना पड़ेगा। अवतल दर्पण की कंडीशन होती है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है भी। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के संविधान से ली गई है, तो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है वो आपके अमेरिका से ली गई है, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे यूके है वो आपका इंग्लैंड हो जाएगा अभी, यूके क्या होगा, इंग्लैंड होगा, सॉरी अमेरिका नहीं होगा, यूके है यूनाइटेड किंगडम, जो कि ग्रेट ब्रिटेन को बोलते हैं, यानी इंग्लैंड आ जाएगा। और इंग्लैंड से क्या ली गई है, एकल नागरिकता है वो आपकी ली गई है। समवर्ती सूची है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है अभी, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य है ये आपके सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं अभी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 87 नंबर क्वेश्चन में, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक प्रतीक नहीं है, दूसरी शर्त देखो भी, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, सही है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, बिल्कुल सही है, तो पहले और अंतिम को यहाँ पे कॉपीराइट के रूप में कोटबंद करना है। तीसरी देखो भी, दूसरा फॉलो हो रहा है। तीसरा देखो, यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो यहाँ पे
कॉपीराइट और लास्ट को भी कॉपीराइट, उसके बाद में इसने देखो भी एट द रेट को क्या लिखा है, टी लिखा है, और फोर को क्या लिखेगा, बी लिखेगा, और हैज को क्या लिखेगा, हैज को लिखेगा एफ। तो ये आ जाएगा टी बी एफ, टी बी एफ आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, ये लिख रहा है 72 और यहाँ पे लिख रहा है 90। 72 को 90 इस प्रकार से 48 है और इसको 60 लिख रहा है अभी। तो देखो भी कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पे 24 को क्या लिखेगा, और इसको क्या करो आप, इसको आपस में मल्टीप्लाई, इसको आपस में जोड़ो। 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 7 और 2 9 होते हैं। 9 को आपस में 9 को 10 से गुणा करवा दिया तो 90 हो गया अभी। 8 और 4 12 होते हैं, 12 को 10 से गुणा कराओगे तो 120 हो जाते हैं। तो ये तो सही नहीं हुआ। अब उसके बाद में देखो भी यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, उसके बाद में 90 को लेके आना है आपको, तो 7 2 14 और गुणा करने पे भी नहीं आएगा अभी। तो अब यहाँ पे अगर भाग दे दें कोई संख्या से, यानी कोई एक संख्या से भाग दे दें, अगर मैं इस संख्या को भाग दे दूं 4 से, सभी को 4 4 से भाग दे दूं, इसको 4 से भाग दे दूं, कितना आएगा, 12 आएगा, और फिर 5 से गुणा करवा दूं। इसको 4 से भाग दे रहा हूं तो 18 आ रहा है, 18 चौके 72, 5 से गुणा करवा दूं तो 90 आ गया। इसी प्रकार से 48 में 4 का भाग दूंगा तो 12 आ गया, और 12 को 5 से गुणा करवा दूंगा तो 60 आ गया। इसी प्रकार से 4 से गुणा करूंगा तो 6 आ जाएगा, और 5 से गुणा करवा दूं तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत गीजर। विद्युत गीजर होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत गीजर होता है वो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, क्योंकि गीजर है वो ऊष्मा प्राप्त करता है भी, तो यहाँ पे विद्युत गीजर है वो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में क्या होता है भी, तो एक गतिमान चुंबक होता है, एक चालक के संवृत पास में एक विद्युत वाहक बल को प्रेरित करता है। एक चालक होता है, जैसे कि चालक, ये मान लो भी एक लोहे की छड़ है या फिर रोड है, ठीक है, इस प्रकार एक चालक होता है। तार एक क्या होता है, चालक ही होता है एक तार, वो क्या करता है, धारा को प्रवाहित करता है, ठीक है। तो एक अब यहाँ पे गतिमान चुंबक, इसमें क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, चुंबक इसको गति करवाएंगे। चुंबक है वो इस रोड के ऊपर, जो चालक है इसके ऊपर क्या करवाएंगे, गति करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो जनरेट हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल बोलते हैं जिसको, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है वो प्रक्लिप्त होती है, और जिसके कारण क्या होती है, यहाँ पे विद्युत धारा है वो उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। एक गतिमान चुंबक को एक चालक के संवृत पास में, यानी उसके पास में विद्युत धारा यानी चुंबक को प्रेरित करवाएंगे, चुंबक को गति करवाएंगे, तो यहाँ पे ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो उत्पन्न हो जाएगा। आगे देखो भी, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं भी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 19 नवंबर 2005 को कौन सा वार है, तो ये आपका आ जाएगा सैटरडे है भी, शनिवार है, ठीक है। और आपको बताना है 23 नवंबर और 2008 को कौन सा वार होगा ये बताना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेता हूं, 19 नवंबर 2008 को कौन सा वार है ये आपको बताना है। देखो भी 5 के बाद में आएगा 6 और 7 और 8, तो यहाँ पे 3 आगे, लेकिन 8 क्या है, एक लीप है। 8 लीप है, लेकिन इसमें फरवरी भी आपकी काउंट हो रही है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, एक ओड डेज इसमें आता है, एक इसमें आता है और 2 इसमें होते हैं, तभी कितने होते हैं, टोटल 4 है वो विषम दिन आगे। अब 4 इसमें जोड़ दो आप, 4 इसमें जोड़ोगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और ये आ जाएगा आपका बुधवार। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 19 नवंबर 2008 को बुधवार आ गया। अब 23 नवंबर 2008 को जाना है, तो 19 के बाद में 20, 21, 22 और 23, यानी 4 दिन और एक्स्ट्रा आगे चलना है। 4 दिन और आगे चलोगे तो बुध के बाद में आएगा गुरुवार, फिर आएगा शुक्रवार, फिर आएगा शनिवार और फिर आएगा रविवार। तो यहाँ पे 23 नवंबर 2008 को क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे चलता हूँ, 93 नंबर क्वेश्चन देखो भी, न्यूलैंड के अष्टक नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया भी, ये एकदम सही कथन है। आगे चलो अभी नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 94 नंबर क्वेश्चन में साइन 32 डिग्री, कोस 58 डिग्री
और उसके बाद में कोस 32 डिग्री और साइन आपके पास में 58 डिग्री है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना हूं मैं, साइन के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं। साइन के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, साइन 32 डिग्री, साइन 32 डिग्री। और इस कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इस कोस को मैं लिख दूंगा, इस कोस को लिख दूं कोस, इस कोस को लिखूंगा कोस 90 माइनस में कितना करूं, 90 माइनस में 58 कर दूं, 90 माइनस में 58 करूंगा, 90 में से 58 जाएगा तो 32 बच जाएगा, ठीक है। और प्लस में इसको मैं कन्वर्ट कर दूं कोस, यहाँ पे क्या बचेगा, कोस 32, तो ये है कोस 32 डिग्री। और इसको कन्वर्ट कर दूं, साइन 90 डिग्री माइनस में 58 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस में 58 डिग्री आपका आ जाएगा। अब आपको पता है भी फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस में थीटा, कोस 90 माइनस में थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है भी। इसी प्रकार से साइन 90 माइनस में थीटा क्या होता है, आपका होता है कोस, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 90 माइनस में थीटा, तो ये तो साइन 32 आ जाएगा, और ये कोस 90 माइनस में थीटा ये किस में चेंज हो जाएगा, तो ये भी आपका किस में चेंज हो जाएगा, साइन 32 डिग्री के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। 90 में से 58 जाएगा तो 32 ही बचेगा, प्लस में ये आपका कोस 32 डिग्री है, और ये यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन 90 माइनस में थीटा, साइन 90 माइनस में थीटा कोस थीटा के अंदर, तो ये हो जाएगा कोस थीटा का मान कितना है, 90 में से 58 जाएगा तो 32 बचेगा आपके पास। अब देखो भाई ये साइन 32 डिग्री और ये साइन 32 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 32 डिग्री हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 32 डिग्री। अब आपको पता है भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है भी। ये एक फॉर्मूला होता है भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला भी कोविड-19 के बाद के समय में युवाओं के लिए बेरोजगारी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी। अब देखो भी तर्क क्या है भी, कई लघु उद्योगों ने कोविड अवधि के दौरान काम करना बंद कर दिया। बिल्कुल सही है, तभी तो बेरोजगारी आई थी। उसके बाद इसने बोला भी लोग लघु उद्योगों में काम करना नहीं चाहते हैं, लोग है वो लघु उद्योग जो छोटे उद्योग है उसमें काम करना नहीं चाहते हैं, तभी तो बेरोजगारी आ रही है। तो यहाँ पे आपका दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों जो आपके तर्क है वो सही है। अभी 96 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। अब इसमें कौन सा नियम लग रहा है, अभी ओकेडी को ये लिख रहा है RNG लिख रहा है, ओकेडी को RNG। ये 15 पे आता है, 15 और 3 18, और 11 और 3 14, और 4 और 3 7, तो प्रत्येक के अंदर 3 बढ़ा रहा है भी। इसी प्रकार से RVH को देखो भी क्या लिखेगा, 3 बढ़ाएगा तो ये आपके पास में आ जाएगा U, और ये V है 22 और 3 25 पे आता है Y, और 8 और 3 11 पे आता है K। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, प्रत्येक के अंदर 3 बढ़ा रहा है। 97 नंबर क्वेश्चन देखो भी, इसमें क्या बोला गया है भी, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो शिक्षक भी है लेकिन भारत से नहीं है, लेकिन इंडिया से नहीं है, तो इस वाले सर्कल में नहीं आना चाहिए भी, ठीक है। ऐसे कितने छात्र हैं जो क्या है, ऐसे कितने छात्र हैं जो आपके शिक्षक हैं, तो दोनों के अंदर कॉमन कितना आ रहा है भी, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 98 नंबर क्वेश्चन। ऐतिहासिक स्थान चोरा चोरी किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर है। और आपसे पूछ ले भी चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो ये 1922 में हुआ था। इसके चलते है वो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित कर दिया था भी। तो यहाँ पे चोरा चोरी कांड है वो 1922 में हुआ था भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 99 नंबर क्वेश्चन। अब इसको इस प्रकार से सोल्व कर लो भी, ठीक है भी। 0.064 में आपको जोड़ना है 0.008 जोड़ना है, तो 8 और 4 12 7, और ये 0.72 आ जाएगा ऊपर तो, और नीचे है वो आपके पास में 0.16 और 0.04 है। इसको जोड़ोगे तो ये 10 और 2 यानी 20 हो गया। अब 20 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 0.20 हो गया। अब 0.20 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 0.8 को माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 1, तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.12। अब देखो भी 0.12 आ गया, ऊपर क्या है 0.072 है, और नीचे क्या है 0.12 है। अब ऊपर से अपन
संख्या हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा, और ऊपर ये हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, नीचे 1 जीरो बचेगी, 12 कम 12 और 12 छिका 72, तो ये आ जाएगा 0.06। सॉरी, यानी एक ही जीरो है अभी, यहाँ पे एक ही जीरो है तो 0.6 आ जाएगा, एक ही जीरो है तो 0.6 आ जाएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं एक सीधी पंक्ति में। एक्स है वो डब्लू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एक्स है ना, वो डब्लू के बाईं ओर, तो डब्लू के बाईं ओर ठीक बगल में इस प्रकार से है, लेकिन आर के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। लेकिन किसके लिए है, एक्स के लिए है, तो ये आर के दाईं ओर है और डब्लू के बाईं ओर है। जेड है वो आर के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है, तो जेड आर के बाईं ओर, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा अभी। अब इसने बोला भी पी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति खड़ा है, पी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति खड़ा है, तो पी को मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, जिसके बाईं ओर एक व्यक्ति को खड़ा कर दूं। क्यू वाई के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है, क्यू है ना वो वाई के बाईं ओर ठीक है बगल में खड़ा है, तो वाई के बाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे क्यू आ जाएगा। अभी एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं इस प्रकार से। दाएं सिरे पर खड़ा व्यक्ति वाई के दाईं ओर खड़ा एकमात्र व्यक्ति है। दाएं सिरे पे जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो दाएं सिरे पर खड़ा व्यक्ति है, वो वाई के दाईं ओर खड़ा है, तो वाई के दाईं ओर एकमात्र व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा और यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे एक व्यक्ति आ जाएगा। अभी अब इसने क्या बोला है, पी और क्यू के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। अभी यदि कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, 9। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक पेपर हमने और सोल्व कर लिया है। भी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। भी अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी वो 15 सितंबर 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और अन्य दोस्तों को पता लगे भी रेलवे ग्रुप डे में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।